हेलो दोस्तों, आइए फिर से आपका एक स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 16 की जो पानी की कहानी है और जो रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है उसके सब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। और एक ही वीडियो में हम रामचंद्र तिवारी का जो पूरा जीवन परिचय है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम जो पानी की कहानी है उसका पूरा सारांश इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यू भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। रामचंद्र तिवारी कौन है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो है, इनका जन्म बनारस जिले में हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में बनारस जिले में हुआ था। यह एक मतलब कुलीन ब्राह्मण थे, परिवार में हुआ था। और इन्होंने जो है शिक्षा में क्या किया है, तो इन्होंने शिक्षा में ऑर्थोडॉक्स जो कहां से, हरिश्चंद्र बनारस से ही, और कौन से कॉलेज से, इंटरनेशनल लखनऊ के कन्या कुब्ज कॉलेज से किया था। बी एम ए लिप डी भी इन्होंने कहां से किया? लखनऊ से किया है अध्यापन। तो इन्होंने 1982 ईस्वी में गोरखपुर में व्यापारी प्रताप कॉलेज से में क्या है नियुक्त हुए थे, मतलब इन्होंने वहां पर अध्यापन कार्य किया। और 1958 ईस्वी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्त हुए। उसके बाद अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। और इनकी कुछ कृतियां हैं कि कविवर लेखराज, क्या है? कविवर लेखराज और गंगा भरण, तथा अन्य कृतियां भी इनकी हैं कि शिवनारायणी संप्रदाय और आपकी उनका साहित्य। और कुछ भी इन्होंने, जैसे आगे इन्होंने लिखा है रीतिकालीन हिंदी कविता में कौन सा, सोना सेनापति, हिंदी का गद्य साहित्य, मध्ययुगीन काव्य साधना, साहित्य का आकलन, नाथ योग एक परिचय, आगे आधुनिक कवि और काव्य, काव्य धारा, निबंध निहारिका, तजीकार ए सुअर ए हिंद। इस प्रकार से इन्होंने जो है रचनाएं की हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश भी इन्होंने लिखा है। इनका निधन जो है वो 4 जनवरी 2009 को हो गया था। तो आपने इनका जो जीवन परिचय देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस पाठ का सार। तो इस पाठ में जो है कहानी है जो है पानी की कहानी। तो यहाँ पर लेखक पानी की एक बूंद जो लेखक के ऊपर गिरती है उसके माध्यम से लेखक बताता है कि जो बूंद है वो हमसे कह रही है कि मैं कहां कहां से आई हूं। तो लेखक ने जो उस बूंद की, ओस की जो बूंद है उसके माध्यम से इस कहानी को बताया है। तो आइए देखते हैं। पानी की कहानी में एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेलियों पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। अपनी जो लेखक को कहानी क्या करती है, सुनाना शुरू कर देती है। तो ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ है। तो आप जानते हैं पानी जो है वो उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यही जो बात है वो बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले मैं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जन्मी हूं। आगे है कि जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई। और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र की गहराई की यात्रा कहने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराई में ले लिया और वहां से वह ऊपर ना आ सकी और वह वहीं बरसों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन के सहारे ज्वालामुखी तक पहुंच गई। और वहां से वो उसे तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया। और वहां आंधी से मिल जाने पड़ा। और जब वहां से बाष्पकण मिल गए तो भार अधिक होने के कारण वो बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। पहाड़ पर वे अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरी और नीचे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां से
समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए कहीं मिट्टी का कटाव किया तो कहीं पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उसको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखाने के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल के बाहर निकलकर वापस भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक पहुंच गई। बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा मतलब जड़ों के द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसे रहने पर पत्ती के छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर निकल गई। रात होने के कारण वह सुबह का इंतजार करती रही और सुबह लेखक को देख वह अपनी रक्षा की खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बन कर उड़ गई। तो ये क्या है, इस कहानी का पूरा सारांश है कि उसने बताया है बूंद ने कि हम किस प्रकार से कहां कहां गए हैं। तो आप जानते हैं जो पानी होता है वो पहले भाप बनता है, भाप बन के आकाश में जाता है, बादल बन जाता है और बादल के माध्यम से फिर बरसता है तो बरस के जमीन में आ जाता है। यदि ठंडी जगह पर बरसे तो वही बर्फ बन जाता है। तो बूंद ने यही बताया है कि मैं किस प्रकार से क्या क्या बन के आई हूं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन है? तो है पता है रामचंद्र तिवारी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा रामचंद्र तिवारी इस पाठ के लेखक हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बूंद है वो आरंभिक अवस्था में किस रूप में थी? तो बताना है जो बूंद है वो आरंभिक अवस्था में किस रूप में थी? बर्फ के रूप में, सागर के रूप में, बाष्प के रूप में या पानी के रूप में? तो आपको पता है, अभी आपने देखा है कि जो वो बूंद थी वो किसके, बाष्प के रूप में सबसे पहले थी। फिर कुछ टाइम बाद वो जब हाइड्रोजन से मिली तो क्या बन गई, पानी मिल गई। तो कैसे रूप में थी, बाष्प के रूप में पहले वो थी। आइए अगला है, तीसरा है कि शोषक शब्द का अर्थ क्या है इसे यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या सहारा है, सांस है या कष्ट है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो कष्ट है। तो यहाँ पे सांसद शब्द का अर्थ क्या है? तो कष्ट है। आइए अगला हम देखते हैं, चौथा है कि बूंद 3 दिन तक कहां दुख भोगती रही? तो जाल में फंसकर, पत्तियों पर, वायुमंडल में फंसकर या तने और पत्तियों के बीच फंसकर? तो जो चौथे है इसका आंसर आपका हो जाएगा कि तने और पत्तियों के बीच फंसकर जो है 3 दिन तक बूंद दुखी रही। आइए अगला है, लेखक की कलाई से हथेली पर आकर बूंद ने कितने कण हो गए थे? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? तो इसका जो आंसर है कि लेखक के हथेली पर गिरकर जो बूंद के कितने कण हो गए थे? तो बूंद के जो कण है वो कितने हो गए थे? वो 2 कण हो गए थे। तो इसमें जो है बूंद जब लेखक की हथेली पर गिरी थी तो कितने कण हो गए थे? 2 कण हो गए थे। आइए छठवां है, लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा? तो मोती की एक बूंद या बेर का पत्ता या बर्फ के टुकड़े या पत्ता? तो इसका आंसर होगा कि लेखक की जो हाथ पर थी वो मोती सी एक बूंद गिरी थी। कैसी बूंद? मोती सी एक बूंद उसके हाथ पर गिरी थी। आइए अगला है, बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी? तो इसका आंसर होगा क्या बीड़ा के तारों जैसी या गिटार के तारों जैसी या सितार के तारों जैसी या वायलिन के तारों जैसी? तो इसका जो आंसर होगा वो है गा सितार के तारों जैसी जो लेखक को एक ध्वनि सुनाई पड़ी जब वो बूंद उसके हाथ पर गिरी। आइए अगला है हमारा कि पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसी लगी? जो बूंद गिरी है वो कैसी लगी लेखक को? तो इसका आंसर होगा सोने सी, हीरे सी, चांदी सी या मोती सी? तो इसका आंसर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिख गया है कि हमें जो बूंद लगी है वो कैसी लगी थी लेखक को? मोती सी एक बूंद लगी थी। अगला 9वां है, असह्य शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो इसमें जो असह्य शब्द का अर्थ होगा वो है, पहला है ऑप्शन आपका जो सहा ना जा सके, जो सहा जा सके, जो
जो कहने योग्य हो, इनमें से कोई नहीं। तो असह्य, असह्य क्या है? असह्य माने जो सहा ना जा सके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा का, जो सहा ना जा सके वो क्या है? असह्य। अपन नहीं कहते असहनीय दैद है, मतलब असह्य है, मतलब जो सहा नहीं जा सकता। आइए 10वां हमारा है निरा नमक कहां भरा हुआ है? तो इसका आंसर आपका होगा जो निरा नमक है वो कहां भरा हुआ है? तो उसका आंसर आपका क्या, पानी में या कुएं में या तालाब में या समुद्र में? तो जो निरा नमक है वो कहां भरा हुआ था? समुद्र में भरा हुआ था। जब वो बूंद है तो वो बताती है कि मैं कुछ दिनों तक कहां पर रही हूं? समुद्र में रही हूं, और समुद्र में मैं खारे पानी में मिल गई हूं। और इसमें जो आप पूरी यदि कहानी पढ़ेंगे तो हम आपको यह कहानी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे, तो आप पूरी कहानी वहां पर जाके पढ़ लेना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फाइल, तो वहां पे आपको पूरी इसकी कहानी मिल जाएगी। तो अभी आप यदि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहीं पे जाकर जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वहां पे आप जो जितने भी आपकी ये कहानी है या जितने भी आपकी कविताएं हैं उन सभी को हम वहां पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड आपको करा देते हैं। तो आप वहां पे जाके डाउनलोड करके पूरी कहानी एक बार जरूर पढ़ें। आइए आगे देखते हैं कि उन्मत्त शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे उन्मत्त शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका उमंग से, दूसरा अनंत से, तीसरा मतवाला से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 11वां का आंसर होगा वो होगा मतवाला से। तो उन्मत्त शब्द जो है उसका यहाँ पे अर्थ है मतवाला। तो हमारा 11 आंसर हो गया है। आइए हम 12वां देखते हैं आपको बूंद को बाहर निकालने का रास्ता कहां से मिला? तो बूंद को जो है वो बाहर निकालने का रास्ता कहां से मिला है? पहला आपका ऑप्शन है पत्तियों के छिद्र से, दूसरा जड़ के रोए से, तीसरा तने के छिद्र से, या चौथे फूलों की पंखुड़ियों से। तो आपका इसका आंसर जो 12वीं का आंसर हो जाएगा वो पत्तियों के छिद्र से जो बूंद थी वो बाहर आई थी। आइए अगला 13वां हमारा है कि लेखक की कलाई पर बूंद कहां से आ गिरी? तो लेखक की कलाई पर जो बूंद है कहां से आ गिरी? तो इसका ऑप्शन है पहला नीम के पेड़ से, या बेर के पेड़ से, या फूल के पेड़ से, या जामुन के पेड़ से। तो इसका आंसर जो होगा आपका 13वां का आंसर होगा कि बेर के पेड़ से। तो लेखक की कलाई पे जो बूंद थी वो किस पेड़ से? बेर के पेड़ से आ गिरी थी। आइए 14वां है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? तो पहला आपका ऑप्शन है सूर्य की किरणें पड़ने पर, दूसरा अंधेरा होने पर, तीसरा शाम हो जाने पर, चौथा चांदनी रात हो जाने पर। तो आप प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो कब निखर उठता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि सूर्य की किरण पड़ने पर जो है जो प्राकृतिक सौंदर्य निखर पड़ता है। तो इसका आंसर का हो जाएगा। आइए 15वां हम देखते हैं स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि स्वच्छंद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। पहला ऑप्शन है दूसरों की इच्छा, दूसरा ऑप्शन है अपनी इच्छा, तीसरा है सुसंत इच्छा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 15वीं का आंसर आपका होगा कि अपनी इच्छा जो होती है स्वच्छंद होता है, या स्व माने स्वयं, छंद माने इच्छा। तो अपनी इच्छा जो है वही क्या है? स्वच्छंद है। तो 15वें का आंसर आपका अपनी इच्छा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 16वां कि बूंद कितने दिन तक कष्ट भुगती रही? तो इसको बताना है 3 दिन तक, 2 दिन तक, 1 दिन तक, या 4 दिन तक। तो आपको इसका आंसर जो बताना है क्या होगा? तो 3 दिन तक जो बूंद थी वो कष्ट सहती रही। तो 3 है इसका आंसर, का कलम का इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला 17वां हम देखते हैं कि सरिता ने सरिता के दिन किसके लिए मजे किए हैं? तो सरिता के दिन किसके लिए मजे के हैं? तो जो है पेड़ के लिए, या अन्य जल जीवों के लिए, या पानी की बूंद के लिए, या मछलियों के लिए। तो 17वां का जो आपका आंसर है वो होगा अन्य जल जीवों के लिए। तो अन्य जल जीवों के लिए जो है सरिता के दिन के जो है मजे के थे। आइए अगला 18वां हमारा है कि कौन सी 2 गैसें सूर्य के घेरे में लिपटने के रूप में मौजूद रहीं? तो कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मीथेन और एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से क्या बनी थी? बूंद बनी थी। तो वो बोल रहे हैं कौन सी 2 गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद रहीं? तो कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
आइए अगला 19वां है हमारा हाइड्रोजन। ओपजन शब्द का अर्थ खाली स्थान है। तो हाइड्रोजन और जो है ओसजन शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से हो गया हाइड्रोजन और ओसजन से हो गया ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आपका का ही हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ओसजन से हमारा आशय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है, तो इसका आंसर का हो जाएगा। आइए अगला 20वां हमारा है कि आभा मंडल या उल्का किसे कहा जाता है? तो आभा मंडल या उल्का किसे कहा जाएगा? पहला गहराज को, दूसरा पृथ्वी को, तीसरा प्रकाश पिंड को, चौथा है चंद्रमा को। तो आपको इसका बताना है कि जो आभा मंडल है किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 20वां का आपका आंसर है प्रकाश पिंड को। किसको? प्रकाश पिंड को जो है वो आभा मंडल या उल्का पिंड कहा जाता है। आइए अगला 21वां हम देखेंगे। 21वां है प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो यहाँ पे बताना है आपको जो प्रकाश पिंड है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका आंसर आपका है बहुत धुंधला सा, दूसरा कम चमकीला, तीसरा अत्यंत चमकदार, चौथा प्रकाश से हीन। तो इसका आंसर जो होगा आपका 21 का आंसर है आपका गा, अत्यंत चमकदार जो है वो प्रकाश पिंड दिखाई दे रहा है। आइए अगला हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? तो समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? पहला है ऑप्शन आपका जल में रहने वाले वन्य अन्य जीव, दूसरा तालाबें, तीसरा नदियां, चौथा पानी की बूंद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा घा, पानी की जो बूंद थी वो समुद्र का भाग बन चुकी थी। आइए अगला हम देखते हैं 23वां हमारा है कि बूंद ने निम्नलिखित में से कौन से जीव को नहीं देखा था? तो पहला ऑप्शन है भारी कछुए को, जालीदार मछलियों को, मगरमच्छ को या कछुए को। तो इसका आंसर जो 23 का आपका आंसर होगा वो होगा मगरमच्छ को जो था बूंद ने नहीं देखा था। जब बूंद पानी में गई थी तो समुद्र में मिल गई थी, तो वहां पे जो बूंद है वो कह रही थी कि कुछ दिनों तक मैं बर्फ के रूप में समुद्र में ही तैरती रही, लेकिन जब समुद्र से हमें जलधारा मिली तो मैं जो बर्फ में थी वो कहाँ पे गिर गई? मैं पिघल गई। पिघल के जो हम समुद्र के नीचे आए वहां पे हमने देखा कि बहुत सी चट्टानें हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि अंदर हमने सोचा कि जो समुद्र की गहराई का पता लगाएं। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जब बूंद अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत से जीव हैं जो समुद्र के अंदर रह रहे हैं और वह अपने छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। तो यही इस कहानी में बताया गया था। मैंने इसका थोड़ा सा आपको भाग बता दिया है। आइए अगला 24वां है क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा? तो लेखक का, नदी का, बादलों का या ओस की बूंद का। तो इसका आंसर जो होगा आपका 24 का वो है ओस की बूंद का जो था वो क्रोध और घृणा से उसका शरीर क्या था? कांप उठा। आइए अगला लास्ट है हमारा कि नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? तो नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? क्या नीली है, काली काली है, बैगनी है या भूरे रंग की है? तो इसका आंसर था काली काली। तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो पाठ का पूरा सार और आपको जो लेखक है इनके उसका जीवन परिचय भी हमने देख लिया है। तो हम आपको बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग यदि आपको पूरी ये कहानी देखना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको जरूर एक बार पढ़ें। और आपके जो बैग 2 के पेपर हैं वो आपके 20 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग हमारी जो वीडियो है उसको देखते रहें और चैनल को लाइक करें। इसी प्रकार से हम आगे एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।